चलिए जुड़ जाइए जल्दी से। जय हिंद दोस्तों, लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, यहाँ जो हम सब ने बिहार पुलिस का 9 सेट पिछले क्लास में कंप्लीट किया था, ये हमारा 10वां सेट है। तो आप सभी लोगों जिस हिसाब से 9 सेट में बने रहें, उसी हिसाब से इस 10वें सेट में भी बने रहिए। अगस्त में एग्जाम से पहले बहुत सारे प्रश्न हम सब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा तो बिहार पुलिस के पूरा सेट, पूरा के पूरा सेट हम लेकर के आपके सामने आएंगे। जिस हिसाब से शाम में 6 बजे जो ग्रुपिंग डिस्कस का बैच चल रहा है, वो 6:10 से जो चालू हो जाता है, उसमें आप सब लोग अवश्य जुड़िए, क्योंकि वहाँ प्रश्नों का बौछार होता है, ठीक है। और वो प्रश्न की बौछार से ही हमारा एग्जाम क्लियर होगा। चलिए, यहाँ पहले हम सब जो प्रश्न 25 प्रश्न सेट में जो लाते थे, इस को भी आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा 10वां सेट है। चलिए आ जाइए, प्रश्न देखिए क्या कह रहा। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इससे पहले 175 प्रश्न हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए अगले प्रश्न क्या कह रहा। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी शिमला अत्यधिक ठंडा है। मतलब दो जगह लिया गया सर, एक अमृतसर के बारे में कहा जा रहा और दूसरा शिमला के बारे में कहा जा रहा। तो यहाँ क्या कहा जा रहा कि अमृतसर के अपेक्षा जो निम्न अक्षांश, ये है जो कम अक्षांश पर है, हम इसका भी जिक्र करेंगे अक्षांश का। पहले इस प्रश्न देख लीजिए, जो निम्न अक्षांश पर ये है, तो शिमला में ये है जो ज्यादा ठंडा है। शिमला ज्यादा ठंडा और ये क्या है, यहाँ गर्मी ज्यादा लगेगी। क्यों? कारण क्या है? कहा जा रहा शिमला में अत्यधिक हिमपात है, मतलब बर्फ है। शिमला का वायुदाब अधिक है, यह उच्च तुगंता पर है। शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है, यह उच्च तुगंता पर है। इसका कारण ये है, यह उच्च तुगंता पर है। देखिए यहाँ हम अक्षांश की बात ये जो किया है, ये शब्द पर हम फोकस करते हैं, ये अक्षांश पर। जैसे ये देखिए, बीच से पृथ्वी, ये ग्लोब है हमारा, यहाँ 0 डिग्री, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, ठीक है। इस हिसाब से ऊपर यहाँ भी ये 0 डिग्री हो गया, विषुवत रेखा, ये 23.5 डिग्री हो गए। इस तरफ को उत्तरी अक्षांश कहेंगे, उत्तरी अक्षांश कहेंगे, इधर दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तर हो गया कर्क रेखा, यहां ये हो गया आर्कटिक रेखा, आर्कटिक, ये हो गए 23.5 डिग्री दक्षिणी दक्षांश मकर रेखा, और यहां हो गया ये रेखा 66.5 डिग्री अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। देखिए बोला जाता है कि सूर्य है जो, क्या बोला जा रहा है, सूर्य जो है, उस सूर्य की प्रकाश विषुवत रेखा पर दिन में 2 बार पड़ती है, इसीलिए यहाँ गर्मी ज्यादा रहता है। तो सबसे ज्यादा गर्मी विषुवत रेखा पर, कम गर्मी तो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पे, अर्थात ध्रुव जिसको कह सकते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। अब ये बात है जो भारत का ऐसे राज्य, ठीक है, यहाँ है कर्क रेखा बीच से गुजरती है, भारत के बीचों बीच से। अब ये यही चीज ये कह रहा था कि अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश, मतलब अमृतसर ऊपर है अक्षांश की तुलना में, ठीक है, और शिमला नीचे है। फिर भी सबसे ज्यादा ठंडा शिमला में ही क्यों रहता है? क्योंकि ये जो निम्न अक्षांश के मतलब विषुवत रेखा के नजदीक है शिमला, अमृतसर की तुलना में सबसे ज्यादा फिर भी अमृतसर में ठंडा क्यों रहता है? तो इसका आंसर क्या हुआ, यहाँ उच्च तुगंता पर है, इसकी वजह से। आई होप है कि आप अक्षांश वाले बातों को अच्छे से समझे होंगे कि जो विषुवत रेखा के नजदीक रहेगा वहां गर्मी ज्यादा रहेगा, और जो विषुवत रेखा से दूर रहेगी वहां गर्मी कम रहेगा। इसीलिए इसमें देख लीजिए कि यहाँ जो दक्षिणी भारत है और इधर उत्तरी भारत है, तो दक्षिणी भारत तमिलनाडु में गर्मी ज्यादा रहेगा और उधर जम्मू कश्मीर में गर्मी कम रहेगी। ये सब अक्षांश रेखा का खेला, ठीक है। चलिए अब आगे चल जाते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा, सीमांत सड़कें केवल इसको बनाए रखने के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है। देखिए पहले सीमांत सड़कें का मतलब समझ लीजिए, वैसी सड़कें जो बॉर्डर पर बनाई जाती है, और बॉर्डर पर बनाए जाने से इस सड़क का फायदा है कि युद्ध के समय में टैंक वगैरह, गाड़ी वगैरह, सेना आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, तो वैसे सड़कें को ही सीमांत सड़कें कहा जाता है। क्लास 10th का ये प्रश्न था ज्योग्राफी में, ठीक है। तो सीमांत सड़कें बॉर्डर पर बनाया हुआ रहेगा। क्यों रहता है? इसके बनाए रखने का उद्देश्य क्या है? पड़ोसी देश के साथ व्यापार या पर्यटन या देश की सुरक्षा या अन्य देश के साथ धार्मिक बंधन नहीं,
देश की सुरक्षा, क्योंकि हम पहले ही बोले ये बॉर्डर पे बनाई जाएगी और युद्ध के समय में सेना का आने जाने में काफी ज्यादा आसानी होगा, इसलिए देश की सुरक्षा होगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है, अर्थात शपथ कौन दिलाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का तो चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव होने के बाद जिसका ज्यादा बहुमत रहेगा वही मुख्यमंत्री के पद वही बनेंगे, और उनको शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, राज्य के न्याय के न्यायाधीश और भारत के महान न्यायवादी। तो उसको देखिए, उसकी जो नियुक्ति होता है वो राज्य के राज्यपाल करते हैं, ठीक है, नियुक्ति। और शपथ दिलाते समय वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियुक्ति राज्य के राज्यपाल, ठीक है। और वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसकी सलाह पर नियुक्ति करते हैं, तो राज्यपाल की सलाह पर के वो शपथ देते हैं, ठीक है, सलाह उसमें राज्यपाल का चाहिए। क्या कह रहा, फिलोसफिक जूलॉजिक्यू के लेखक कौन है, लैमार्क, डार्विन, अरस्ती या मॉर्गन। जल्दी से इसका सोचिए। फिलोसफिक जूलॉजियो, जो फिलोसफी, अरे वो फिलोसफी है ना, उस फिलोसफी का किसने किया था, जल्दी से सोचिए। फिलोसफी किसने किया, लैमार्क, डार्विन, अरस्तु, मॉर्गन। तो लैमार्क के द्वारा किया गया। फिलोसफी जूलॉजिकल जो है ना, फिलोसफी जूलॉजिकल का जो एक पार्ट है उसका, फिलोसफी जो जूलॉजिकल का एक पार्ट है उसका लेखक कौन है, लैमार्क है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा, भारत में हिमचीता आबादी यहां नहीं पाई जाती है, मतलब किस जगह पर, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में है ये जो चीता नहीं पाई जाती है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल और हिमाचल में पाई जाती है। पश्चिमी घाट, घाट का मतलब समझ रहे ना, ये भारत, इस तरफ पश्चिमी घाट, अर्थात ये जो तट के किनारे यहाँ कुछ बनेंगे जो स्थलें होंगी, इसको पश्चिमी घाट, और इस तरफ पूर्वी घाट, और इधर हो गया क्या, अरब सागर, और इस तरफ क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गए, इस तरफ पश्चिमी भारत, और इधर पूर्वी भारत। राज्य की बात करें तो यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटक, केरल, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और यहाँ पश्चिम बंगाल। इस तरफ स्थित 5 राज्य पश्चिम तरफ, और पूर्व तरफ स्थित 4 राज्य। समुद्र तटीय राज्य की संख्या 9, और टोटल समुद्र तट रेखा 6100 किलोमीटर। और सबसे तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात हो गया, सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात हो गया, और सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य गोवा हो गया। तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट। और यहाँ चीता कहाँ नहीं पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, बुलबुल वृक्ष को यह कहा गया, मतलब बुलबुल वृक्ष को यह कहा जाता है क्या, प्रोस्पियस जूलीफ्यूलोरो, ल्यूकाइन, ल्यूकोसिफेला और एल्विजिया लिबेका, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से वृक्ष की कहानी यहाँ कर रहा, एक वृक्ष का नाम लिया गया है, कौन सा, बुलबुल वृक्ष को यह कहा जाता है। तो जल्दी से इसके बारे में सोचिए कि बुलबुल वृक्ष को क्या कहा जाता है, बुलबुल वृक्ष को क्या कहा जाता है, ल्यूकाइना ल्यूकोसिफेला कहा जाता है, ठीक है। ये बायो के प्रश्न थे। चलिए आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा हरित दूतावास की गुणवत्ता का एक घटक है, हरित दूतावास की गुणवत्ता का एक घटक है, वर्षा जल फसल प्रणाली, छत पर सौर्य पैनल का संस्थापन, या कार्यालय संवातन प्रणाली में वायु उपचार फिल्टर का स्थापना, या डी का कहना है दूतावास में, क्या डी का कहना है, दूतावास में उत्पन्न कूड़े कचरे का दैनिक निपटाना। और ये प्रश्न क्या पूछा, हरित दूतावास की गुणवत्ता क्या है, मतलब हरा भरा बनाए रखने के लिए गुणवत्ता क्या है, वर्षा जल फसल प्रणाली, छत पर सौर्य प्रणाली नहीं, वर्षा जल भी प्रणाली नहीं, कार्यालय में वायु उपचार फिल्टर नहीं, वायु उपचार फिल्टर नहीं, दूतावास में उत्पन्न कूड़े कचरे का दैनिक निपटारा, ये सही आंसर हमारा होगा। क्योंकि कूड़े कचरे को निपटाइए, जैसे जमीन में उसको दफना दिया जाता है, या बहुत सारे जो उपाय हैं, उसे हमारे जो क्या है, हरित दूतावास की गुणवत्ता का एक घटक नहीं है, जो पूछा
तो ये वाला कूड़े कचड़े का दैनिक निपटारा हमारा गुणवत्ता नहीं है। बाकी ये सब मतलब इस हिसाब से है, इस हिसाब से क्या हो गया है कि वर्षा जल का फसन प्रणाली, छत पर सौर्य प्रणाली और फिल्टर, क्योंकि यहाँ नहीं दिया है, नहीं पर फोकस करना। ठीक है, तो ये दूतावास में उत्पन्न कूड़े कचड़े का दैनिक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 182 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी नहीं पर फोकस करना। ठीक है, घटक है तो ये सब है और नहीं है तो ऑप्शन डी नहीं है। चलिए आगे आते 183 नंबर प्रश्न, आपको शायद दिखाई अगर दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम पढ़ देते हैं। क्या बोला जा, निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश, ये शायद अलग से कलर मिल गया इसको, अवकाश नहीं है, मतलब किस दिन छुट्टी नहीं होता है भारत में? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर की कोई छुट्टी नहीं है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, क्योंकि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर कितना 1869 ईस्वी को, और गांधी जी की मृत्यु की अगर बात करें तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। हमारे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश क्या हुआ, आजाद हुआ, अर्थात ये हमारा स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस। हमारा संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। उसके बाद हमारा संविधान बन के कब तैयार था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बन करके तैयार था। ये हमारे 25 दिसंबर की कोई छुट्टी, अवकाश छुट्टी नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। आप चले जाइए, नहीं ना नाश्ता किए हैं, नाश्ता नहीं किए हैं आप, क्योंकि अभी समय लग जाएगा, अभी तो शुरू ही हुआ क्लास, उधर एक बाकी चले जाइए, हम कर लेंगे। चलिए आज आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। इधर देख लीजिए 184 क्या कह रहा, सूर्य की किरणें भारत में कहाँ विदा होती है? गुजरात में, पांडिचेरी, गोवा, अंडमान। विदा मतलब सूर्य आखिरी कहाँ दिखाई देता है, गुजरात में। जैसे हम ये भारत अगर देख ले तो इस तरफ, जैसे इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश, तो सूर्य तो निकलेगा पूर्वी भाग में, तो सूर्य उदय कहाँ होगा, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, और विदा मतलब सूर्य डूबेगा कहाँ, तो गुजरात में। प्रश्न को इस हिसाब से घुमाया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर क्या, गुजरात। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वह नहीं, भाखड़ा लोक नृत्य है, ये परियोजना नहीं। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर। यहाँ भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब या गुजरात? तो पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, तो पंजाब का है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है, ऐसी महिला जो दूसरे के लिए शिशु, मतलब वैसी महिला या ऐसी महिला जो दूसरे के लिए शिशु जनन हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है, उसको क्या कहा जाता है? मतलब वैसी महिला जो बच्चे को जन्म देने के लिए अपने गर्भाशय को किराए पर लगाती है कि ठीक है आपका बच्चा हम पाल करके आपको देंगे, वैसी महिला को क्या कहेंगे? वैसी महिला को जैविक माता, सौतेली माता, सेरोगेट मदर या फास्टर मदर। तो उसको बोला जाता है सेरोगेट मदर, मतलब ऐसी माता को जो अपने गर्भाशय को किराए पे लगाती है उसे सेरोगेट मदर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। क्या करा, भारत में केंद्रीय सिल्क बोर्ड का रेशम कीट अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रशासित होते हैं? वन एवं जनजाति मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, कृषि और ग्राम विकास या वाणिज्य एवं वस्त्र? तो कौन से मंत्रालय के द्वारा? क्या प्रश्न दिया, भारत में केंद्रीय सिल्क बोर्ड रेशम कीट अनुसंधान, कौन सा, रेशम कीट। तो रेशम के कीट शहतूत के पौधे पे पाले जाते हैं। ठीक है, प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय में दिया गया है, किस केंद्रीय मंत्रालय का है? जल्दी से देखिए तो यहाँ जैसे देखिए उसका हम सब वाणिज्य एवं वस्त्र बनाते हैं, जो उस रेशम कीट से जो अनुसंधान जो उससे वस्त्र बनता है। ठीक है, तो इसीलिए वाणिज्य एवं वस्त्र मंत्रालय के हाथ में ये सब रहता है। ठीक है ना, प्रश्न देख सकते हैं किस मंत्रालय, तो मंत्रालय वाणिज्य और वस्त्र मंत्रालय को ये दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा, किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और आकलन पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? प्रोफेसर रॉबर्ट मॉडल, गेरी एस बेकर, अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह। तो अमर्त्य सेन को दिया गया था नोबेल पुरस्कार 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में, इसलिए आंसर
सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? नील्स बोहर, फर्मी, आइंस्टाइन, ओपेनहेमर। तो सबसे पहले जो निर्माण का श्रेय वह फर्मी को दिया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारी फसल है? इस चारों फसल में सोचना है। निम्नलिखित दिया, ठीक है ना। तो कपास, बाजार, ज्वारा, धान। तो ज्वार और धान, तो कपास है जो एक कौन है? व्यापारिक फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताएं। मतलब कौन से है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है? अनटू द लास्ट, अल बाल्ग, आकाश, काबुली वाला। तो ये जो काबुली वाला है वह लिखी गई है किसके द्वारा? कहानी है आरएनटी के द्वारा, काबुली वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? मतलब इसमें कौन सा सही नहीं है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या दिया? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्यूबिलियन। फिर ये सी क्या दिया है? BASF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फिर ये डी क्या कह रहा? POIL, पब्लिक इंड्यूडर्स। तो ये हमारा कौन सही नहीं है? तो ये सही है फुल फॉर्म। MSP का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, NGT का नेशनल ग्रीन ट्यूबलिन, BSF का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और बट ये हमारा डी है जो गलत है। तो इसमें गलत चुनना था, इसीलिए हमने डी को चुना कि कौन सही नहीं है। तो डी हमारा सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न पढ़ देते हैं, लग रहा है ये भी प्रश्न का कलर अलग है। एक अधिकारी फर्म का संतुलन क्या है? आवश्यक रूप से लाभदायक है, जहां P AMC हो वहां रखता है, जहां MRMC हो वहां रखता है, जहां PMR हो वहां रखता है। प्रश्न क्या पूछ रहा? एक अधिकारी फर्म का संतुलन, एक अधिकारी फर्म का संतुलन क्या है? जो प्रश्न हमसे पूछा है, तो इसका संतुलन क्या होगा? कि जहां MRMC हो वहां होता है। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं 94 नंबर प्रश्न। देखिए 94 क्या कह रहा? निम्नलिखित समिति में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार की जांच का सुझाव दिया था? भगवती समिति, आबिद हुसैन समिति, नरसिंह समिति या चलैया समिति। तो वह जो सुधार जो दिया गया वह नरसिंह समिति के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसीलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए 95 चलते हैं। क्या कह रहा? उदारवाद, निजीकरण और सार्वभौमिक किसके उद्देश्यक है? आर्थिक नियोजन, समाज तथा समाजवाद का स्वरूप, भूमि सुधार, आर्थिक कार्यक्रम। तो यह जो है वह आर्थिक क्रम है। उदारवाद, निजीकरण या सार्वभौमिक किसके उद्देश्य हैं? तो आर्थिक कार्यक्रम के। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कीमत अनमयता किसका लक्षण है? पूर्ण प्रतियोगी प्रतियोगिता का, एकाधिकार का, अल्पाधिकार का या एकाधिकार प्रतियोगिता का? जल्दी से सोचिए। कीमत क्या दिया है? क्या दिया है? कीमत अनमयता किसका लक्षण है? कीमत अनमयता किसका लक्षण है? तो किसका लक्षण है? पूर्ण प्रतियोगिता नहीं, एकाधिकार नहीं, अल्पाधिकार का। कीमत अनमयता किसका लक्षण है? अल्पाधिकार का। चलिए 98 चलते हैं। 98 प्रश्न देखिए क्या दिया? फांसीवाद किसमें विश्वास रखता है? मतलब जल्दी से 98 नंबर क्वेश्चन के बारे में सोचिए। फांसीवाद क्या दिया है? फांसीवाद व्यापारिक गरिमा, प्रचार, समाजवाद या शक्ति। तो फांसीवाद है वह शक्ति पर विश्वास रखता है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसका? 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा। फांसीवाद किस में रखता है विश्वास? तो शक्ति में रखता है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं, अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा? बंधुता का सिद्धांत राज्य के उद्भव के निम्नलिखित सिद्धांत में से किस एक का आधार है? सामाजिक संविदा सिद्धांत, विकास सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत। तो यह विकास सिद्धांत है। ठीक है, क्या है? बंधुता एवं सिद्धांत राज्य उद्भव में विकास का सिद्धांत है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये चलिए, ये हमारे 10वें सेट का लास्ट प्रश्न है। प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत
किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अरस्तु के द्वारा, बोर्डिन के द्वारा गया, ऑस्टिन के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह ऑस्टिन के द्वारा क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो ये हमने 10वां सेट भी क्या किया? कंप्लीट किया। इसी प्रकार आप सब लोग इस छोटे से परिवार में बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए कि अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस इस चैनल के माध्यम से आपको सेवाएं मिल रही है। और हमारे ये टारगेट है कि अभी हम जो 10 सेट तक पहुँचे हैं इसमें लमसम 100 सेट तक पहुँचे, ठीक है ना। अभी ये निर्भर आपके ऊपर है कि कितना क्वेश्चन का हम क्लास लें। आप जितना व्यूवर्स हमारे मिलेंगे, जितना हमें यहाँ लाइक मिलेगा, जितना हमें कमेंट आएंगी, उस हिसाब से हम क्लास में और ऊर्जावान होकर के इस क्लास में मदद करेंगे, इस क्लास को लेने का प्रयास करेंगे। तो लगातार बने रहिए इस क्लास पर, ठीक है। तो चलिए सभी लोगों को दिल से हमारा धन्यवाद।